गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 247 पे। और आज की क्लासेस में हम देखने जा रहे हैं ICOM+1 की क्लासेस जो चल रही है। लॉकडाउन में बहुत दिनों से वो हो रहा था, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम आज 11th के बच्चे को बताऊंगा कि कैसे वो जर्नलाइज करे। मैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमारी 2 बेसिक लेक्चर की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाला जा चुका है, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन दोनों लेक्चर को देखने के बाद ये हमारी तीसरी बातों को समझिएगा, यानी आज की बातों को। हमारे पास एक सीट अवेलेबल है जो हम अपने इंस्टीट्यूट के हर एक बच्चे को, दोनों ब्रांच के बच्चे को अवेलेबल करवाता हूं, जो क्लास ICOM या चाहे BCOM में किसी भी क्लास के बच्चे क्यों ना हो। इस टॉपिक वाइज प्रयास रखता हूं कि उसको सीट दे, ताकि सीट से जो क्वेश्चन कर लेगा ना, तो आगे उसको किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी तरह का कह सकते हैं ईजी लेवल का हो, चाहे मॉडरेट लेवल हो, चाहे हाई लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो मैं आज के क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ आप सभी को कि कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, कुछ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, उसका हमें जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आप सभी सुन लो ध्यान से। देखो, मैं कहना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास सीट में गिवन है कि पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कुछ जर्नल एंट्री है जिसके थ्रू हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। और मैं बहुत ही आसान तरीके से गोल्डन रूल के थ्रू समझाऊंगा इस जर्नल एंट्री को। तो जर्नल एंट्री जो हम लोग बनाते हैं ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ता है। हमने कुछ वीडियो में बता भी चुका हूँ, बट इस सेशन के जो बच्चे हैं, नए बच्चे जो जिनकी प्रॉब्लम एक्चुअली 10th के रिजल्ट आने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो पाई है, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि अब हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर जुड़े रहिए और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतर हो जाएगी। 12th का वीडियो भी मैं प्रयास रखूँगा कि हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँ बारी बारी से। चलो देख लेते हैं, लेकिन आज की 11th की वीडियो को, मैं 11th की क्लासेस के क्वेश्चन जर्नल एंट्री को। तो जर्नल का फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं, मैंने बताया था आप सभी को 5 कॉलम। मैंने इसको ईजी वे में याद रखिएगा, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, कितने खाने होते हैं रोज नामचे का। तो आपके एक हाथ में 5 उंगली होती है ना, कि बोलोगे सर ऋतिक रोशन का तो 6 है। मैं ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली हर एक इंसान के एक हाथ में 5 उंगली होती है। तो जर्नल के 5 खाने होते हैं, 5 कॉलम, तो 2 हो गया। इसके पीछे भी एक नियम है कि कौन सी कॉलम किस साइज़ की होनी चाहिए, तो मैं अभी बता देता हूँ आप सभी को। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं अमाउंट का कॉलम। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, देख लो। अमाउंट का कॉलम जो आप ड्रॉ करोगे ना, तो ये डेबिट अमाउंट होता है, ये क्रेडिट अमाउंट। यानी सबसे बड़ा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। सबसे बड़ा कॉलम किस चीज़ का होता है, पर्टिकुलर्स, यानी विवरण का। ये आपका कहलाता है डेबिट अमाउंट। ये आपका हो गया क्रेडिट अमाउंट। ये जो आपका छोटा सा कॉलम देखो ना, बहुत छोटा सा, इसको कहते हैं हम लोग लेजर फोलियो, LF लिखते हैं, ठीक है। ये लेजर फोलियो का कॉलम हो गया आपका, इसे कहते हैं डेट। और ऊपर में हमें मेंशन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप बना करने क्या जा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं आप, तो सबसे ऊपर में लिखोगे जर्नल एंट्री, और ब्रैकेट में नीचे कर दोगे इन द बुक्स ऑफ। जो भी बिजनेस होगा उसका नाम लिख दोगे इसमें, है ना। चलो, अब मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका 2020 जनवरी 1 2020 की बात गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, और मंथ है आपका जनवरी, JAN कर दो शॉर्ट में। और जनवरी 1 तारीख की बातें हैं यहाँ पे। चलो 2 तारीख है तो 2 तारीख कर दीजिए, कोई इशू नहीं। जनवरी 2 में देखिएगा कह क्या रहा है कि पेड इनटू करेंट अकाउंट ₹15,000, मतलब चालू खाते में जमा किया। हमने आप सभी को बताया होगा शायद, मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करूँ, ऑफलाइन में बता चुका हूँ, बट यूट्यूब पे नहीं बताया, मैं समझा देता हूँ कि आप बैंक में जो अकाउंट खुलवाते हैं ना, वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक FD होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिर दूसरा होता है RD, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा कभी। और एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, फिर होता है करेंट अकाउंट। FD का सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, उससे कम होता है आपका RD का। ड्यूरेशन भी FD का फिक्स होता है आपका, सर्टेन अमाउंट एक ही साथ इन्वेस्ट कर देनी होती है। मैं सारी बातें बताऊंगा एक वीडियो में। तो हम कहना चाहेंगे आपको इस वीडियो में कि करंट अकाउंट जो आपको बताया जा रहा है, बिजनेसमैन अक्सर जो होते हैं ना, वो करंट अकाउंट ही खुलवाते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट के साथ करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलते उनको। लेकिन यहाँ ट्रांजेक्शन करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप दिन में चाहे तो कई बार पैसे निकाल सकते हैं, कई बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी विड्रॉ कर लो, कितना बार डिपॉजिट कर लो, इसमें कोई मतलब कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन नहीं लगा हुआ है। तो चलिए खैर, करंट अकाउंट में जमा किया जा रहा है, तो हमें बताइए कि करंट अकाउंट में जमा किया जा रहा है। आप अक्सर जो जर्नल एंट्री बनाते होंगे ना, मैं 2-3 जर्नल एंट्री का वीडियो दे चुका हूँ, उसके लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना।
तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें गोल्डन रूल के थ्रू बनाना काफ़ी आसान लगता है और अच्छा भी लगता है और ये पॉपुलर भी है। मैं कहूँगा कि पेड इनटू करंट अकाउंट। तो हम सभी देखते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में कौन कौन सा अकाउंट है, मतलब इस बात को समझना होगा आपको गोल्डन रूल को समझने से पहले कि अकाउंट जो है वो आपका अकाउंटिंग के अंतर्गत जो अकाउंट यूज़ करते हैं वो आखिर इम्पर्सनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं ना, पता है ना आप सभी को, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल नेचुरल जो प्रकृति ने भगवान ने बनाए हो, फिर आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाए हो जैसे बैंक, SBI, वो जो भी कुछ कर लो, रिलायंस कंपनी की बात कर लो। और नेचुरल भगवान ने किसे बनाया, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जितने भी नाम है, नेम ऑफ पर्सन कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि मालिक का व्यवसाय में नाम नहीं लिखा जाता है, ये उसके बदले में कैपिटल, ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। और टेस्टिंग, प्रीपेड, ये सभी क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। तो हम बताना चाहेंगे कि क्या ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड था क्या बैंक? बिल्कुल था। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मैंने अभी बताया ना, बैंक, रिलायंस कंपनी, ये सब कौन बनाया होगा, किसी इंसान ने तो बनाया है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये। इसका मतलब एक रूल तो काम करेगा पर्सनल अकाउंट का। दूसरी बात कर ले हम लोग, तो बैंक में आप क्या जमा करने जा रहे हैं, पैसे। तो पैसा कौन सा अकाउंट, तो हमने इम्पर्सनल अकाउंट को 2 भाग में बांटा था, कौन कौन सा, एक रियल और एक दूसरा नॉमिनल। रियल अकाउंट में मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स जो भी होते हैं आपका एसेट्स कह लीजिए, और उसके साथ साथ एक कैश भी तो एसेट्स होता है, कैश। तो यहाँ कैश और एक किसी की बात हो रही है बैंक की, तो बैंक और कैश कौन कौन सा अकाउंट हो गया, बैंक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट और कैश हो गया आपका रियल अकाउंट। कौन कौन सा अकाउंट बताया मैंने, बैंक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट और कैश आपका कौन सा अकाउंट हो गया बताइए, रियल अकाउंट। हम कहना चाहेंगे कि एक पर्सनल अकाउंट का रूल काम करेगा और एक रियल अकाउंट का। तो जैसे कि आप सभी को बहुत सारे बच्चे बुक जिसके पास अवेलेबल होगा तो रूल देखे भी होंगे, नहीं तो आप हर एक ट्रांजैक्शन के साथ हम रूल को डिस्कस करेंगे। रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है। बच्चों को अगर मैं एक एक करके रूल लिखा दूं, बोलो रट लीजिए, रटना नहीं है, समझना है हमें। मैंने क्या बताया कि बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, हमें ये बताइए कि क्या बैंक पैसा लेने वाला है या पैसा देने वाला है। मैं अभी की बात करूँ इस ट्रांजैक्शन से, पेड इनटू करंट अकाउंट। तो जब भी आप पेड करोगे करंट अकाउंट में, जमा करने जाओगे खाते में, तो बैंक तो पैसा रिकवर, लेने वाला रिसीवर। तो कहने का मतलब बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, तो कैश होता है आपका रियल अकाउंट। अब इसके रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जब फर्म में कैश आए तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें ये बताइए कि कैश क्या हो रहा है आपके पास से, जा रहा है बैंक में, तो आपके पास तो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए नीचे जो करते हैं हम लोग कैश को क्रेडिट कर देते हैं, इसीलिए क्रेडिट करना हुआ, तो टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट की बात कर लें, यहाँ गिवन है 15,000। तो अमाउंट जो आप लिखोगे डेबिट वाले को इस लाइन में लिखते हैं हम लोग, क्योंकि देख रहे हो आप डेबिट अमाउंट। लेकिन अब क्रेडिट वाले की बात हो जाए तो यही मत लिखना, क्योंकि उस लाइन में ये डेबिट का कॉलम में था, जो दूसरी लाइन में हो गई टू कैश, तो टू कैश को इसके नीचे यानी क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे 15,000 ही। दूसरी बात हम देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है रिसीव्ड अ बियरर चेक फ्रॉम श्यामलाल फॉर ₹5,000। मतलब एक चेक प्राप्त करो किससे, श्यामलाल से। कहने की कहीं हो सकता है कि श्यामलाल को आप उधार सामान बेच रखे होंगे, कितने तारीख को, 4 जनवरी को। तो बार बार जनवरी हमको लिखना नहीं है, और यहाँ पे 4 कर दीजिए, ठीक है। और श्यामलाल से जब आप चेक प्राप्त करोगे तो हमें इस बात को भी देखना पड़ता है ध्यान से, श्यामलाल का चेक क्या उसी दिन बैंक में गया था, या श्यामलाल का चेक हम किसी नेक्स्ट डे जाकर के जमा कर रहे हैं। हो सकता है कि आज मुझे चेक मिला हो और मैं बहुत ही अपने काम में व्यस्त हो चुका हूं, मैं चेक जमा करने बैंक तो नहीं गया होगा। तो ऐसी दशा मैं देख लेता हूं कि कुछ ट्रांजैक्शन नीचे देख लेना पड़ेगा हमें कि क्या श्यामलाल का चेक नेक्स्ट डे जमा हो रहा है। डिपॉजिट श्यामलाल चेक इनटू बैंक, देखिए 6 तारीख की बात गिवन है यहाँ पे कि श्यामलाल का चेक कहाँ जा रहा है, 6 तारीख को बैंक जा रहा है। लेकिन मिला कब था आपको श्यामलाल से चेक, 4 तारीख को ही, 4 जनवरी को ही। तो हमें ये बताइए कि वह जो चेक था एक कागज़ के फॉर्म में था ना, अगर जिस दिन आपको मिले और उसी दिन आप बैंक भेज दें तो बैंक आपका लेने वाला और देने वाला जो आपके होंगे, डेबिट द रिसीवर बैंक, क्रेडिट द गिवर कौन, श्यामलाल। लेकिन आज आप इस चेक को अपने पास ही रख लिए, फिर 5 तारीख को भी अपने पास रखे, 6 तारीख को आपको टाइम मिला, फुर्सत मिला, और यह भी हो सकता है कि वर्किंग डे ना हो, बैंक छुट्टियां चल रही हो बैंक में, तो आप जिस दिन वर्किंग डे था बैंक का उस दिन आप जमा करने गए 6 तारीख को। अब हमें आप बताइए कि अब श्यामलाल का चेक आपके पास है ना,
अब आप लेके जाओगे ना देने के लिए बैंक में, तो हम इस ट्रांजैक्शन में क्या देखेंगे, अकाउंट को ढूंढेंगे। देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट है। तो रिसीव्ड अ बियर्ड चेक फ्रॉम श्यामलाल, तो श्यामलाल से जो चेक आपको मिल रहा है ना, तो हम सभी चेक को बैंक लिखते हैं हमेशा, लेकिन वो चेक उसी दिन बैंक में जाए तब, यानी बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन करते हैं इसको हमको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट अपना दिमाग को इधर उधर एडजस्ट करो, नहीं देखोगे ध्यान से हमारी वीडियो को तो फिर बेहतर ढंग से आप समझ नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहीं कहता कि रिसीव्ड बियर्ड चेक फ्रॉम श्यामलाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका मतलब बैंक तो उसी दिन के चले गया, तो बैंक को डेबिट, बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, मैंने अभी बताया था इसी में रूल। और देने वाला आपका क्रेडिट द गिवर कौन, श्यामलाल, दोनों पर्सनल अकाउंट ही हो रहा था। बट 6 तारीख को आप जमा करने जा रहे हैं श्यामलाल का चेक, तो जिस दिन चेक मिलता है ना, तो उस चेक को अब बैंक ने उसको कैश माना जाता है। मतलब आया तो आपके पास पेपर के फॉर्म में, बट उस पेपर को आप कैश मानिए, अब रुपया के रूप में आपके पास है। तो जिस दिन आपको मिला क्या लिखोगे, कैश लिखोगे। तो कैश कौन सा अकाउंट होता है बताओ, रियल अकाउंट। उसका रूल क्या मैंने बताया था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो श्यामलाल से जो चेक मिल रहा है जिस दिन, तो कैश के रूप में मिल रहा है ना, तो क्या लिखोगे, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट, हाँ कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया। और टू देने वाला कौन है आपको ये चेक, श्यामलाल। अमाउंट इसका कितना था, 5000। तो अमाउंट को देखिएगा सामने लिखोगे ताकि बैलेंस करने में आपको दिक्कतें नहीं हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं 5000 इधर इधर लिख लेते हैं, बाद में जब जर्नल का टोटल करना होता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखोगे कह रहा है डिपॉजिट श्यामलाल चेक इनटू बैंक। तो मैंने अभी बताना चाह रहा था आपसे कि जिस दिन चेक मिला था उस दिन कैश लिखे थे, इसका मतलब अब आप चेक देने जा रहे हो बैंक में, तो ये आपके पास से कैश ही जाएगा ना। वो अब चेक कैश के रूप में है, वो है नहीं कैश, मान लिया जाता है। चेक जिस दिन मिलता है अगर उसी दिन बैंक चले जाए तो चेक के रूप में ही बैंक जाएगा, लेकिन अगर उस दिन नहीं, 1-2 दिन के बाद या कुछ समय के बाद जब बैंक जाएगा चेक, तो वो कहलाएगा आपका कैश के रूप में। तो अब देखोगे 6 तारीख की बात हो रही है, अगला दिन हो गया ना, 2 दिन के बाद की बात चल रही है। तो अब बैंक में जमा करने जा रहे हो, तो बैंक रिसीवर, बैंक कौन सा अकाउंट बताओ, बैंक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। मैं जैसे ही बोलो आप लोग अपने दिमाग से बोलो, जितना बार बोलोगे ना उतनी जल्दी आपकी माइंड उस चीज़ को रिकॉर्ड रखेगी। और हाँ, बहुत आदमी मन में सोच लेते हैं, सोचने से नहीं होगा। बहुत बच्चे जब थ्योरी याद करते हैं ना तो मन पढ़ते रहते हैं। आप कभी क्या कीजिए ना, टीवी ऑन कर लीजिए, न्यूज़ देखना हो, मैक्सिमम बहन तो सीरियल ही देखना पसंद करती है, तो सीरियल ऑन कर लो और साउंड पूरे वॉल्यूम को कम कर लो, फिर उसके लिपसिंग से समझ लोगे क्या चल रहा है आपस में, को क्या खिचड़ी पकड़ी कुछ समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब आपकी आवाज़ भी आपके कान तक अगर नहीं पहुंची ना तो आपकी माइंड इस बात को याद नहीं कर पाएगा सही ढंग से। इसलिए आपकी आवाज़ कम से कम आपके कान तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए घर में जोर जोर से पढ़िए ताकि मम्मी पापा भी समझे मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है ना। पढ़ो जम के। तो अब बताइए, हमें बैंक में जाने जा रहा है पैसा आपका, वही चेक, तो बैंक रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। और टू क्या लिखोगे, वो कैश के रूप में था ना आपके पास, तो कैश गया आपके पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना अमाउंट था इसका, 5000 ही है ना। देखिएगा इसमें अमाउंट गिवन नहीं है, नहीं था ना गिवन, तो आप लोग कंफ्यूज हो गएंगे, अरे वही रकम ना आपका, वही चेक ना जा रहा है। चलो खैर, नेक्स्ट बात कर ले हम। 8 तारीख को कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, यानी माल नगद में खरीदा या नगद माल खरीदा, नगद कराए। अमाउंट है आपका 2000। तो हमें बताइए कि माल कौन सा अकाउंट, हर एक बुक लिखती है रियल अकाउंट। आप कोई भी बुक राइटर का उल्टा लो, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है एस.के. सिंह, उनका भी उल्टा लीजिए, कोई भी राइटर का बुक उल्टा लो। बट द ICAI का बुक उल्टाओगे ना तो वो डायरेक्ट बता देगी कि परचेज है आपका कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो फिलहाल मैं अपने बच्चों को भी रियली बताता हूँ, क्योंकि हम पे डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, सर ही मेरा गलत बोल रहे हैं। तो फिलहाल अभी सही सोच के चलिए, आगे मैं बताऊँगा कुछ दिन के बाद। तो ये रियल अकाउंट ही है, आप लोग भी रियली समझिए हमारे यूट्यूबर स्टूडेंट। तो हमें देखोगे यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम कैश है, यानी माल आपने खरीदा, तो परचेज कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और माल आप खरीद रहे तो क्या लिखोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो कितना तारीख था, पहले डेट लिख लो, हाँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखोगे फॉर कैश, तो कैश आपके पास से गया, कैश कौन सा अकाउंट, वो भी रियल अकाउंट, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट बदले में पैसा चले गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट गिवन है इसका 2000। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹2000 फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन
सॉरी एंड इंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ सोहन। समझिएगा ध्यान से, मैं डिपॉजिट तेजी में, क्योंकि मैक्सिमम चेक तो डिपॉजिट ही होता है ना, बट यहाँ डिपॉजिट नहीं हो रहा है। समझोगे इस लाइन को ध्यान से कि रिसीव्ड अ चेक, एक चेक तो मिला ऑफ ₹2000 2000 का फ्रॉम मोहन, मोहन से चेक मिला है आपको। कहीं ना कहीं आप मोहन को उधार सामान बेच रखे होंगे, तो मोहन ने आपको चेक दे दिया पेमेंट करते समय। एंड इंडोर्स्ड इन इट इन फेवर ऑफ सोहन, और इसे आप इंडोर्स कर रहे हैं, मतलब बेचान कर रहे हैं। ये बेचान करने का लैंग्वेज थोड़ा सा, इंडोर्स करने का मतलब हो गया कि आप अपने किसी लेनदार को दे दिए, मतलब आपने भी किसी से उधारी सामान खरीदा था, उसे आप दे दिए। तो हमें ये बताओ कि अगर सोहन के पक्ष में हम सोहन को दे देंगे तो सोहन लेने वाला, हमारा चेक अब लेने वाला कौन? सोहन। सोहन कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल। तो डेबिट द रिसीवर। कितने तारीख की बात हो रही है ये? 10 तारीख की, तो 10 तारीख कर दीजिए। तो सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दोगे, हाँ टू क्या लिख दोगे? मोहन अकाउंट लिख दोगे। बोलोगे सर ये कैसे हो गया? चेक तो मिला और डायरेक्ट कहाँ चले गया? सोहन के पास, यानी मोहन से मिला सोहन के पास चले गया, तो टू क्या लिख दोगे? मोहन अकाउंट, यानी डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो कितना अमाउंट है इसका? 2000 रुपीज़, तो टू मोहन अकाउंट 2000 रुपये। नेक्स्ट बात कर ले, अब 4 से 5 ट्रांजेक्शन बचा हुआ है, सबको समझ लीजिए एक एक करके। रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम अली फॉर ₹1000 एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक। देखिए एक बैंक ड्राफ्ट मिला, बैंक ड्राफ्ट चेक कुछ भी मिले, तो वो आप जिस दिन रिसीव करो उसी दिन बैंक जा रहा है आपको। तो मैंने क्या बताया, जिस दिन मिलेगा उसी दिन बैंक गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दोगे? देने वाला कौन? रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम अली, अली से मिल रहा है आपको। पैसा कब लिखते? अगर 2 दिन पहले चेक मिला होता, मैं कहने का जिस दिन चेक मिला उसके 2 दिन के बाद बैंक जाता, 1 दिन के बाद बैंक जाता, तब हम कैश करके लिखते हैं उसका लेखा। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे कि रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम अली फॉर ₹1000 एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक, मतलब उसी दिन आपने बैंक में जमा किया। तो बैंक आपका रिसीवर कितने तारीख को? 15 जन को, तो हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका अली अकाउंट, अली गिवर है आपका, अली अकाउंट, और इसका अमाउंट गिवन है आपका 1000 रुपये। समझेंगे ध्यान से, देखिए जब 1000 की बात हो रही है ना, और हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और उसको उसी दिन बैंक में जमा करने जा रहे हैं, तो बैंक आपका रिसीवर और टू अली। लेकिन एक बात देखोगे, कभी कभी क्या होता है ना यहाँ पे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस एस लगा दोगे ना किसी नाम के साथ, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। आई बात समझ में? तब आपको अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगाओगे तो अकाउंट लिख दोगे। ये भी बात मैंने समझा ही दिया। चलिए आगे कह रहा है आपको कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब नगद माल बेचोगे तो क्या हो जाएगा बता? कैश आएगा, डेबिट वाट कम्स इन। अब माल गया तो टू सेल्स लिखते हैं। ये दोनों रियल अकाउंट, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो लास्ट है आपका पेड सैलरी बाय चेक। एक्चुअली हमारा स्पेस करने लास्ट वाला मैं कर लेता हूँ, फिर भी मैं बात कर ले रहा हूँ अब 31 तारीख की, मैं बात कर लेता हूँ 31 तारीख की। तो अब यहाँ कह रहा है पेड सैलरी बाय चेक ₹300। तो जब सैलरी आप पेड करोगे तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन क्या होता है? डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमें ये बताइए कि डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, ये आपका सैलरी क्या होता है? किसी भी फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों सैलरी अकाउंट डेबिट मैं करने जा रहा हूँ कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आपका एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट मैं करने जा रहा हूँ। नॉमिनल गोल्डन रूल कहता है इसका, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? क्या जा रहा है आपका? कैश। आप चेक से देते तो बैंक लिख देते, कहने का मतलब सैलरी टू क्या लिख देते तब? बैंक। क्रेडिट द गिवर हो जाता बैंक। वैसे आप कैश से दे रहे हो तो कैश आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट वाट गोज आउट। इसका अमाउंट गिवन है 300। कौन ऐसा एम्प्लॉय होगा जो मात्र 300 रुपये में काम कर देगा? ऐसा एम्प्लॉय हम भी ढूंढ रहे हैं। हम दोनों ब्रांच पे 2-2 स्टाफ रख लेंगे फिर, है कि नहीं? इतने सस्ता दुनिया में नहीं रहा। चलिए, तो आज के जर्नल में मैंने कुछ बातों को देखा, मैं प्रयास करूंगा कि इससे भी स्लोली और इससे भी आसान से आसान जर्नल को भी बताते चलूँ, ठीक है? गोल्डन रूल को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। अचानक मैं क्लास के दौरान ही कुछ बच्चे को मैं बुलाता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास दे ही देता हूँ। खैर, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस जर्नल को जब हम लास्ट में टोटल करते हैं ना, जब आपका एक पेज में ही हो जाए, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे टोटल लिख दोगे,
और इसके ऊपर एक लाइन लिखते हैं, नीचे 2 लकीर को खींचते हैं और दोनों तरफ का योग क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन मैं बताऊंगा जब एक पेज क्या हो जाए नेक्स्ट वीडियो में, कुछ सस्पेंस तो रखेंगे ना अगली वीडियो के लिए। जब एक पेज फुल हो जाए, अब दूसरी पेज में हम जाएंगे, फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं, उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, फिर लेस जर्नल को क्या करेंगे। तो ये देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।